देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बचपन में पढ़ा था हमने। देना चाहते हैं हम, लेकिन सरकार चाहती क्या है जनता से? बच्चे दो ही अच्छे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ठीक है। सरकार की दिली ख्वाहिश रहती है कि जनता बढ़िया कमाए और खूब खर्च करे। क्यों? पैसा हाथ बदलता है तो अर्थव्यवस्था फलती फूलती है, नौकरियां मिलती हैं और तनख्वाह से मिलती है खुशी। मतलब जितनी पैसे से आ सकती है उतनी खुशी की हम बात कर रहे हैं। आदमी का मूड ठीक रहता है और वो शिकायत करता है कम। तो आप जिसे लेजर स्पेंडिंग कहते हैं, उसे सरकार बहुत खुश होती है कि वाह क्या आदमी है, इसने किचन में भी टीवी लगाया जिससे मुझे टैक्स मिला, गुड गाय। वाह क्या आदमी है, बिना वजह लड़के लेकर गोवा निकल गया, जाते हुए टोल देके गया, पेट्रोल लेके गया, मुझे टैक्स मिल गया, गुड गाय। क्या आदमी है, इसने बिना बात बीवी को गिफ्ट दे दिया, अभी तो मई चल रहा है, डेट तो अप्रैल में थी, मुझे टैक्स मिल गया, गुड गाय। ऐसा कुछ सरकार के दिल दिमाग में चलता ही रहता है। मतलब अगर सरकार का कोई दिल होता होगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं। सोचिए, अब यही सरकार अगर कहने लगे कि पेट्रोल बचाओ, सोना मत लो, गोवा जाओ तो कारपूल से जाओ, विदेश तो साल भर जाओ ही मत, और हड़ताल कम करो ताकि तांबे की फैक्ट्री खुल सके, तो आपको समझना चाहिए कि स्थिति वाकई गंभीर है। सरकार को आने वाले उस तूफान की आहट सुनाई दे रही है जो सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री ने मार्च में संसद में दिए अपने बयान, और अब हैदराबाद में हुई रैली में कोविड-19 का जिक्र किया। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की चढ़ाई से पूरी दुनिया परेशान है। भारत जैसे देश जो तमाम दावों के बावजूद आज भी आयात पर निर्भर हैं क्रिटिकल सेक्टर्स में, उनके लिए परेशानी बड़ी तो है, लेकिन कितनी बड़ी अब मालूम चल रहा है हमें, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। यहां बात नाहक चुटकी लेने की नहीं है। हमने जंग की शुरुआत में कहा था कि चुनाव तक सरकार किसी तरह तेल और गैस की कीमतों पर काबू रखना चाहेगी, लेकिन उसके बाद स्थिति खराब हो सकती है। और ये सब हमने आपसे अप्रैल में छुट्टी जाने से पहले कहा था। अब जब हम लौटे हैं तो जंग का 1 महीना और बीत गया है। सीज फायर के बावजूद हॉर्मूज का रास्ता बंद है, और एनर्जी इंफ्रा यानी तेल और गैस के जिस नुकसान की हम चर्चा करते थे, फैक्ट्रीज की, पाइपलाइंस की, वो सामने आ रहा है कि गल्फ का प्रोडक्शन कितने साल पीछे चला गया और उसे रिकवर होने में कितने साल और लग जाएंगे। इस तरह की अपील जैसी प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इतिहास में और भी मौकों पर की गई। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका में लोगों को राशन कार्ड दिए गए थे। पेट्रोल, चीनी, रबर जैसी चीज़ों पर कंट्रोल था, उन्हें न खरीदने की ताकीद की गई थी। कार फैक्ट्रीज टैंक बनाती थी, है ना। 1973 में फिर ऑयल क्राइसिस आया, उस समय कई देशों ने कार फ्री डे तक लागू किया क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया था। भारत में भी 1991 के आर्थिक संकट के दौरान सरकार का पूरा फोकस डॉलर बचाने और जरूरी आयात ही करने पर आ गया था। दुनिया के अधिकतर देश ईरान पर हुए हमले के नतीजे भुगत रहे हैं। कई जगह 5 डे व्हीकल रोटेशन आया है, ऑड इवन लागू हुआ है। हमारे यहाँ ये सब नहीं हो रहा था क्योंकि चुनाव सिर पर थे। अब जब चुनाव हो चुके हैं और किसी राजनीतिक नुकसान का अंदेशा न्यूनतम है, तो जनता से कमर कसने को कहा जा रहा है। 10 मई को प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है और एक ही दिन में इसका असर दिख गया। 11 मई को स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया क्योंकि आशंका दोहरी है, महंगाई बढ़ने का डर भी है और साथ में मंदी का भी। मतलब कमाई के रास्ते कम हो सकते हैं, खर्चा ऊपर जा सकता है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, जा सकता है कह रहे हैं। चूंकि ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के नतीजे में हो रहा है, इसलिए आज हम राजदूत में इसकी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के क्या मायने निकाले जाएं, और ये भी समझेंगे चलते हुए कि दूसरे देशों में इस संकट का क्या असर पड़ा है और वो इस संकट से कैसे निपट रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 4 हिस्सों में प्रधानमंत्री के भाषण को बांटते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। पहली जरूरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि संकट के दौरान दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने यूक्रेन वॉर का उदाहरण दिया, कहा कि पिछले 5 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर न पड़ने दें। ये भी बोले कि फर्टिलाइजर जब दुनिया में 3000 एक बैग का बिक रहा था, तब हमने सब्सिडी देकर उसे 300 में बेचा। ये समस्या यूक्रेन वॉर की वजह से पैदा हुई थी, पर अब हमारे पड़ोस में एक नए संकट ने जन्म लिया है। प्रधानमंत्री ईरान पर जो चढ़ाई की है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने, उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं, हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। राजदूत के दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि भारत अपनी एनर्जी नीड्स का लगभग
89% 89% इम्पोर्ट करता है। इसमें से 60% से ज़्यादा तेल और गैस हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही हमारे तरफ आती है, अभी बंद है। भले ही ईरान की सरकार ने भारत को फ्रेंडली नेशन बताया हो और कहा हो कि हॉर्मूज हमारे लिए खुला है, समस्या इससे नहीं सुलझ रही है। बीमा कंपनियां ऑयल टैंकर्स का बीमा नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, यानी डर की वजह से जहाज आ नहीं पा रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद अब तक कितने जहाज भारत आए हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया है। 40 से 50 जहाज फंसे हुए हैं जो भारत आने वाले थे। आज ही संडे गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो टैंकर्स यहाँ डिकैंट होने के लिए खाली करते हैं अपना गैस या तेल, वो टैंकर्स क्या दोबारा तेल लेने हॉर्मूज के रास्ते गल्फ जा रहे हैं? इसका उत्तर प्रकट तौर पर नहीं में ही है और यही बड़ी प्रॉब्लम है। आंकड़ा जो भी हो, बात स्पष्ट है कि जितनी ज़रूरत थी उतने टैंकर्स हॉर्मूज से हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। एनर्जी लेके, तेल लेके, गैस लेके, बाकी सामान भी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की जो छूट हमें दी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, यानी हमारा संकट अब बढ़ ही रहा है। सरकार ने कहा कई बार कि संकट नहीं है, तेल की कोई कमी हुई भी नहीं, इक्का दुक्का उदाहरण अगर आप छोड़ देंगे तो, लेकिन गैस की कमी थी और है। दिल्ली तक के कई हिस्सों में सिलेंडर की कमी से आज भी रेस्टोरेंट बंद हैं। कुछ जगह सप्लाई वाली दिक्कत है, कुछ जगह अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसके जवाब में कहा गया कि देखिए, संकट के बाद भी हम पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि बहुत लंबे समय तक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तेल की इसी कीमत को सस्टेन नहीं कर पाएंगी। संभव है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ें। तेल की कीमत एक संवेदनशील टॉपिक है भारत में, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, मनोविज्ञान पर भी असर डालता है, क्योंकि पेट्रोल पंप आप जितनी बार जाते हैं आपको तेल की कीमत उतनी बार महसूस होती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर पैसा हो या होता हमारे पास तो हम इस तेल को खरीदते रह सकते हैं एट दिस प्राइस। दिक्कत यह है कि तेल हम रुपए में नहीं, ट्रम्प के डॉलर्स में खरीदने को मजबूर है। पेट्रो डॉलर्स, 137 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल हमने 2025 में खरीदा था। फिर 15 बिलियन से ज़्यादा की नेचुरल गैस भी हमने इसी साल ली थी। कुल मिलाकर 13 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब सरकार के खजाने में करोड़ों डॉलर हैं, लेकिन फिर उसे दूसरी चीज़ों पर भी खर्च करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ तेल और गैस खरीदने में ही सारे डॉलर्स का इस्तेमाल कर लें तो बाकी ज़रूरत का सामान हम कैसे लेंगे? हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी खरीदनी होती है, हथियारों का इंपोर्ट करना होता है, दवाइयों का इंपोर्ट करना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपने भाषण में विदेशी मुद्रा बचाने की बात कर रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें तकरीबन 690 बिलियन डॉलर हैं। ये बात हम आपको साथ में बता दे रहे हैं कि हम डॉलर्स को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार सिर्फ डॉलर में होता है। दूसरी मुद्राओं में भी कुछ धंधा होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी दूसरे देशों की करेंसी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट करेंसीज रखी जाती है, जैसे यूरो हो गया, युआन हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, गोल्ड भी कुछ रखते हैं। पर भारत जिन देशों से धंधा करता है मोटा माटी, उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम डॉलर ही करते हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया का ही ट्रेड डॉलर से होता है और दूसरे देश भी जो हमसे पेमेंट लेते हैं, हमको सामान देते हैं, वो प्रेफर करते हैं डॉलर। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, सालाना चीन से 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान लेते हैं, पर सोचिए अमेरिका का दुश्मन है, हम उसको युआन में पे नहीं करते हैं। सबसे बड़ी रकम जो होती है वो डॉलर्स की ही होती है पेमेंट्स में, क्योंकि उन्हें जब कोई सामान कहीं और से खरीदना होता है तो वो डॉलर को यूज़ कर सकते हैं और यही गणित हर जगह अप्लाई होता है। दूसरे बिंदु पर आइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम करना है। ये वैसे भी होना चाहिए था। भारत अपने कुल फर्टिलाइजर ज़रूरत का लगभग 25 से 30% इम्पोर्ट करता है, यानी करीब 3/4 हम देश में बना लेते हैं, बाहर से हम बाकी लेते हैं। अब ये 25 से 30% जो बाहर से आता है उसकी कीमत साल 2025 में 18 बिलियन डॉलर थी, यानी 1.5 लाख करोड़। और ये फर्टिलाइजर भी हम रूस से, सऊदी अरब से, कनाडा, मोरक्को जैसे देशों से लेते हैं, चीन से भी लेते हैं। चीन ने पिछले साल बहुत परेशान किया फर्टिलाइजर में। अब ये सारे देश डॉलर प्रेफर करते हैं। कुछ वक्त हमने एनर्जी के लिए और हथियारों के लिए रूस को रुपए में पेमेंट की, लेकिन एक समय बाद उन्होंने भी, जब बहुत सारा रुपया जमा हो गया उनके पास और उनको रुपए का कोई काम नहीं था इंडियन मार्केट में, तो उन्होंने भी डॉलर्स ही मांगे। अब फर्टिलाइजर को लेकर एक समस्या ये भी है कि इसे बनाने में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए आपको कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं से खरीद लेंगे। नेचुरल गैस की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है और ईरान पर जो जंग थोपी गई है उसकी वजह से नेचुरल गैस की भी किल्लत हुई है। एक सप्लाई चेन प्रभावित पहले से चल रही थी यूक्रेन वॉर के चलते,
और प्रोडक्शन अब और नीचे आ गया क्योंकि गैस की किल्लत है, तो फर्टिलाइजर की कीमत बहुत बढ़ रही है। जैसे यूक्रेन वॉर की शुरुआत में सरकार ने सब्सिडी देकर फर्टिलाइजर की कीमत को काबू में रखा था, वैसी ही व्यवस्था संभवतः इस बार भी की जाएगी, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और यहाँ किसी तरह का समझौता करके सरकार अपनी साख खराब नहीं करनी चाहेगी। अब फर्टिलाइजर की किल्लत है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका उपयोग आपको आधे पर ले आना है, नेचुरल तरीके से खेती करने की कोशिश करनी है। तीसरा बिंदु है गोल्ड, सोना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि अगले 1 साल तक लोग गोल्ड न खरीदें। एक समय था जब संकट आने पर लोग देश हित में सोना दान देते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन आप देश हित में सोना न खरीदें कम से कम 1 साल तक, वही आपका दान है। ऐसा क्यों कहा? कारण बड़ा सीधा है। भारत लगभग कुछ सोने की खदानें हैं, लेकिन जितना सोना आप मार्केट में देख रहे हैं उसमें से लगभग पूरा ही सोना हमने इंपोर्ट किया है। और भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है, खासकर शादी या दूसरे शुभ कार्यों में। और सिर्फ हिंदू रीति का प्रश्न नहीं है, भारत में आप किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम्स की शादियों में आप देख लीजिए, सोना कल्चरली इंपॉर्टेंट है। तो सोने की खरीद एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी धर्म के हों हिंदुस्तान में, उससे आपका सामना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप फैमिली में हैं तो। इसलिए भारत दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा सोने की खपत करता है। पिछले साल भारत ने सिर्फ सोना खरीदने में लगभग $72 बिलियन खर्च किए थे, यानी हर महीने करीब $6 बिलियन। ऐसे समय में जब तेल, गैस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी भारी मात्रा में डॉलर बाहर जा रहा है, तब गोल्ड इंपोर्ट भारत पर एक्स्ट्रा दबाव डाल रहा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। सोने की खरीद 2 तरह से हिंदुस्तान में होती है, किसी भी दूसरे देश की तरह। एक तो आम लोगों की खरीद है, जो ज्वेलरी मार्केट है, सुनार के यहाँ से लेना। दूसरा आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक होता है देश का, वो भी अपने भंडार के लिए सोना जमा करता है। आरबीआई पिछले 1 साल में काफ़ी तेज़ी से गोल्ड खरीद रहा है। उसने लंदन से अपना 168 टन सोना तो मंगवाया ही मंगवाया। मार्च 2026 तक आरबीआई के पास जो हाल की खरीदें हुई हैं उससे मिला के 880 टन सोना हो गया है। अब भारत के कुल फॉरेन रिजर्व्स का लगभग 16% हिस्सा हमारे पास सोने में है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 10% था। लेकिन आरबीआई का गोल्ड खरीदना और आम लोगों का गोल्ड खरीदना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आरबीआई गोल्ड खरीदता है तो वो देश के रिजर्व मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन जब आम लोग बाहर से आयातित सोना लेते हैं तो भारत से डॉलर बाहर चला जाता है और इससे डॉलर का स्ट्रेस बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार अभी लोगों से गैर ज़रूरी जो सोने की खरीद है वो कम करने की बात कर रही है। ये बात सरकार भी समझती है कि सोना एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है उसकी परचेस को, लेकिन क्या कम किया जा सकता है, इस बारे में जनता को सोचना है। चौथा बिंदु खाने के तेल का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने के तेल का इस्तेमाल भी कम करने पर लोगों को सोचना चाहिए। इससे देश के खजाने की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और देश के नागरिकों की भी। भारत ऑयल सीड्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इंपोर्टर भी है। बहुत तेल खाते हैं हम, अपनी ज़रूरत का लगभग 55 से 60% खाने का तेल भी हम बाहर से ले रहे हैं। हर साल भारत करीब 15 से 17 मिलियन टन खाने का तेल बाहर से मंगवा रहा है और इसके लिए देश को लगभग 18 से 22 बिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ते, यानी भारतीय रुपए में देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच का ये आंकड़ा है। भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल मंगाता है बाहर से, इंडोनेशिया और मलेशिया से। सोयाबीन का तेल जो हम ले रहे हैं मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आ रहा है, जबकि सूरजमुखी तेल का बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। यही वजह थी कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत में खाने के तेल की कीमतें अचानक बढ़ी थी, क्योंकि सूरजमुखी तेल की वैश्विक आपूर्ति ही प्रभावित हो गई थी। बड़े बड़े सपाट खेतों में वो लोग सूरजमुखी उगाते हैं यूक्रेन वगैरह में, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाने का तेल कोई शौक की चीज़ नहीं है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है। गरीब से गरीब परिवार को भी कुछ तेल की ज़रूरत है। इसलिए जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, खाने के तेल की, तो उसका असर सीधे महंगाई पर पड़ता है। होटल हो, नमकीन हो, पैकेट वाला खाना हो, सड़क किनारे मिलने वाला भोजन हो, सब एक साथ महंगे होते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सोना, तांबा, इन सब के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अपील में जिक्र था उन विदेशी वस्तुओं का जिनका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि वो विदेशी हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच का अगर आप निचोड़ निकालें तो आपको यही समझ आएगा कि विदेशी सामान लेने में लगते हैं डॉलर और विदेशी मुद्रा। अगर विदेशी आइटम इस्तेमाल किया जाएगा तो फॉरेन रिजर्व कम होगा। ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम बताते हैं। सबसे पहला असर मुद्रा पर पड़ेगा। देश की मुद्रा तेज़ी से गिरेगी, क्योंकि बाजार को लगने लगेगा कि अब उसके जो
सेंट्रल बैंक है उसके पास अपनी मुद्रा संभालने की ताकत नहीं रही। फिर क्या होगा? रुपए का अवमूल्यन होगा। आज $1 का मूल्य 95 रुपए पार चला गया। अगर फॉरेन रिजर्व और कम हुआ या उस पर और स्ट्रेस पड़ा तो ये 100 पार भी जा सकता है। और जब आपके देश की करेंसी लगातार गिरती है तो क्या होता है? एक्सपोर्टर को तो फायदा होता है, जो लोग सामान बाहर भेज रहे हैं उनको ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुद्रा का अवमूल्यन, रुपए की जो वैल्यू है, जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो आर्थिक संकट आ सकता है, मंदी आ सकती है, आयात रोकना पड़ सकता है, बिजली कटौती हो सकती है, महंगाई चरम पर जा सकती है। श्रीलंका में 2022 में ऐसा हो चुका है। वहां विदेशी मुद्रा भंडार बुरी तरह गिर गया, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई, बिजली कटौती हो गई, दवाओं की कमी हो गई और देश आर्थिक संकट में गया। फिर आर्थिक संकट राजनीतिक संकट में बदला क्योंकि जनता सड़क पर आ गई। बाद में भारत ने श्रीलंका को बेल आउट किया, पैसे भी दिए, आईएमएफ से ज्यादा पैसे उनको दिए और रिफाइंड पेट्रोल डीजल भी दिया। फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना डोनेट करने जैसी स्थिति में हम नहीं हैं, बल्कि देश हित में आप सोना न खरीद कर ही सहयोग दे सकते हैं। बार बार प्रधानमंत्री ने त्याग मांगा है और उसे देशभक्ति से जोड़ा है। ये बात सच है कि इस तरह की समस्याओं पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी सरकार ये इंश्योर नहीं कर सकती है कि कोई दूसरा देश किसी तीसरे देश पर हमला करेगा या नहीं। पर जब हम दूसरे देशों का उदाहरण देखते हैं तो समझ आता है कि अगर दूरदर्शिता हो तो शायद जनता से अपील करने की नौबत इतनी जल्दी नहीं आए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास चीन का है। उनके पास भी तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स बड़े किए हैं, 90 दिनों का तेल बचा कर रखा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की सिर्फ बात नहीं की है, सबको दिखाया भी है कि संप्रभु देश हैं। धड़ल्ले से प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से धंधा किया, उनसे तेल लिया, रूस से भी प्रतिबंधों के बावजूद पाइपलाइन से तेल चीन लेता है। कम से कम 2 दशक से वहां की सरकार इस संकट पर रिसर्च कर रही थी कि अगर हॉर्मूज बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। उन्होंने संकट को देखा, काम किया, 50% से ज्यादा ऊर्जा की खपत को रिन्यूएबल्स में शिफ्ट किया, पवन चक्कियां लगाई, सौर पैनल लगाए, बांध बनाकर बिजली बनाई। जापान को देखिए, वो भी अपनी जरूरत का लगभग पूरा ही तेल बाहर से खरीदते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि जापान को अपनी जरूरत के लिए मिनरल्स, चाहे वो तेल हो या दूसरे मेटल्स हो, बाकी देशों से लेने थे, इसलिए उन्होंने जंग की थी। अभी भी यही है, पूरा तेल बाहर से खरीदते हैं और बड़ा हिस्सा उनका भी पश्चिम एशिया से आता है। यानी अगर हॉर्मूज में रुकावट है तो जापान की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर है। जापान भी कई महीनों का तेल पहले से जमा रखता है ताकि अचानक आपूर्ति रुकने पर देश ठप न हो जाए। उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मित्र देशों से अतिरिक्त गैस और ईंधन खरीदने की कोशिश की ताकि पश्चिम एशिया पर निर्भरता थोड़ी कम की जा सके। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि जापान की अर्थव्यवस्था पहले ही ऑयल और गैस की निर्भरता से अपने को आगे ले जा चुकी है। वहां लोग पहले से ही मेट्रो का खूब इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में बिजली का उपयोग ज्यादा होता है। साउथ कोरिया और जापान दोनों देश बिजली से चलने वाले उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस गेम में बहुत आगे हैं। दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर के उपकरण देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे देते हैं, मशीनें देते हैं, चिप बनाने वाली मशीनें देते हैं, सेंसर बैटरीज बेचते हैं। टोयोटा जैसी गाड़ियां जापान में बन रही हैं, सैमसंग जैसा फोन साउथ कोरिया में बन रहा है। अरबों डॉलर का ये सालाना एक्सपोर्ट करते हैं, एक्चुअल एक्सपोर्ट। इसलिए इनका फॉरेन रिजर्व भी लबालब भरा रहता है। इसलिए उनके देश में लोगों को खामियाजा उस तरह से नहीं भुगतना पड़ता। भारत को अगर ऐसी समस्याओं से बचना है, बेहतर तैयार होना है, तो सफलता के दावों से पहले सफल होना होगा, संप्रभु होना होगा। और ताकत सिर्फ गोली बंदूक वाली नहीं होती है। जब आप खुद मुख्तार होते हैं तब आपकी इज्जत होती है और तब आपको खुद कुछ नहीं कहना पड़ता। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर आप ट्रंप को छोड़ दें तो कभी वो खुद नहीं कहते कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, क्योंकि कहने की बात नहीं है, ये वो बात है जो दुनिया जानती है। शी जिनपिंग को एक कहना नहीं पड़ता है कि चीन दुनिया की फैक्ट्री। लोग जानते हैं, मानते हैं, थर-थर कांपते हैं कि कहीं रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई न रुक जाए। जरूरी है कि सरकार जिस आग्रह के साथ अभी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, ये संकट टलने के बाद भी करती रहे, वरना अगले संकट पर हम फिर रैलियों से सोना न खरीदने की अपील करते रहेंगे। इस नोट पर राजदूत का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।